नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। हमने इससे पूर्व संविधान सभा के गठन के बारे में जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब पर, उसमें संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किस प्रकार भारत में संविधान सभा के गठन की मांग ने जोर पकड़ा, उस पर हम प्रारंभिक चर्चा कर चुके हैं। अब उसके बाद संविधान सभा के गठन की अगली कड़ी को हम इस वीडियो में देखने की और इसके आधार पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले हेनरी मैन नामक राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान के द्वारा की गई इसकी मांग, और भारत में सबसे पहले तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से इसकी मांग की। 1922 में गांधी जी के इस कथन से कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, इससे संविधान सभा की मांग को और तेजी मिली। 1935 से होने वाले कांग्रेस के निरंतर अधिवेशनों में संविधान सभा की मांग को निरंतर रूप से उठाया जाने लगा। 1940 में प्रस्तुत अगस्त प्रस्ताव और 1942 की क्रिप्स योजना के अंतर्गत यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन भारतवासी केवल उनके कोरे और सैद्धांतिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन इसमें एक निर्णायक मोड़ जब आया जब 1945 में श्रमिक दल के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने पूर्व वादे को दोहराते हुए भारत को यथाशीघ्र स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया, और यही कारण है कि फरवरी 1946 में उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा। भारत में आकर कैबिनेट मिशन योजना ने मई 1946 में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। रिपोर्ट में एक भारतीय संघ के निर्माण करने और उसमें सभी प्रांत और रियासत के शामिल होने, और प्रत्येक 10 वर्ष बाद हर समूह को ये अधिकार होगा कि वह चयन कर सके कि उसे भारत में रहना है अथवा नहीं रहना है। तो इस प्रकार इसमें दो बातें स्पष्ट हुई कैबिनेट मिशन योजना की बिंदुओं से कि भारतीय संघ बनेगा जिसमें सभी प्रांतों और रियासतों को शामिल होना जरूरी था, और जब सभी प्रांत और रियासत इसमें शामिल हो जाएं, उसके बाद सभी क्षेत्रों को 3 समूहों में बांटने की बात थी, ए, बी और सी। लेकिन इसमें यह बात भी कही गई कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद प्रत्येक समूह ए, बी और सी इनमें से कोई भी समूह उसको अधिकार होगा कि वो चयन कर सके उसे भारत के साथ रहना है अथवा नहीं रहना है। और संविधान सभा में सदस्यों की संख्या भी तय हो गई। कुल 389 सदस्य, जिसमें से 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और शेष 93 सदस्य देसी रियासतों से लिए जाने पर सहमति बनी। प्रांतीय असेंबली से चुनाव इनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली से प्रांतीय असेंबली के सदस्यों द्वारा ही किया जाना था, जबकि रियासतों से इनका का चयन मनोनयन के आधार पर हुआ। इस प्रकार हमारी संविधान सभा आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत थी। जब तक स्थायी सरकार का गठन न हो तब तक कैबिनेट मिशन ने एक संक्रमणकालीन व्यवस्था के लिए 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार के गठन की सिफारिश भी की, जिसमें 6 सदस्य कांग्रेस के, 5 सदस्य मुस्लिम लीग के और एक सदस्य एंग्लो इंडियन, सिख और पारसी समुदाय से लिए जाने थे। अब चूंकि इसमें पाकिस्तान के निर्माण एक स्वतंत्र देश के रूप में पाकिस्तान के निर्माण की बात नहीं थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव का बहिष्कार भी किया। लेकिन जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, लेकिन रियासतों ने अपने हित और स्वार्थ को देखते हुए
इन चुनावों में रुचि नहीं ली, इसलिए केवल 296 ही सीटों पर जो चुनाव हुए उनमें 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और शेष 8 सीटें अन्य दलों और स्वतंत्र लोगों को प्राप्त हुई। चूंकि मुस्लिम लीग को तुलनात्मक रूप से इन चुनावों में कम सीटें प्राप्त हुई, इसलिए उन्होंने इन चुनावों का बहिष्कार किया और इसके विरोध में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी आयोजित किया। 2 सितंबर 1946 को वायसराय वेविल ने एक अंतरिम सरकार की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष तो वे स्वयं वायसराय वेविल ही थे और एक 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल भी बना। और चूंकि इस समय मुस्लिम लीग का इसमें कोई मेंबर ये सदस्य नहीं था और इसका उपाध्यक्ष नेहरू जी को बनाया गया। लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इस मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, जिसकी वजह से 3 सदस्यों को, जिस शरद चंद्र बोस, अली जहीर और शफाक खां जी को त्यागपत्र देना पड़ा और इनके स्थान पर 5 नए मुस्लिम लीग के सदस्य आए, जिनके नाम हैं लियाकत अली खां, आई चुंद्रीगर, जोगेंद्र नाथ मंडल, गजनफर अली और अब्दुल खनस्तर। इस अंतरिम मंत्रिमंडल में जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल के उपाध्यक्ष थे, वल्लभ भाई पटेल के पास गृह और सूचना मंत्रालय, बलदेव सिंह जी के पास रक्षा मंत्री, जॉन मथाई के पास उद्योग व आपूर्ति विभाग, सी राजगोपालचारी शिक्षा विभाग, सी एच भाभा खान एवं बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, अरुणा असफ अली रेलवे विभाग और जगजीवन राम जी श्रम मंत्री बनाए गए। जबकि मुस्लिम लीग के लियाकत अली खां जी को वित्त मंत्रालय, आई चुंद्रीगर को वाणिज्य मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडल जी को विधि विभाग, गजनफर अली को स्वास्थ्य विभाग और अब्दुल खनस्तर को संचार विभाग दिया गया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे और इसके क्रियान्विति हेतु उन्होंने वायसराय वेविल के स्थान पर माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बना के भेजा। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना भी प्रस्तुत की। इस भारत पाकिस्तान के विभाजन की इस योजना को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद की अनुमति मिल गई और 18 जुलाई 1947 को जो ब्रिटिश क्राउन की अनुमति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया गया और इस प्रकार भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग स्वतंत्र देश, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उनको अस्तित्व प्राप्त हुआ। चूंकि विभाजन से पहले संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गए तो कुछ क्षेत्र जो कि पाकिस्तान में चले गए थे, इसलिए स्वतंत्र भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या अब 299 रह गई, जिसमें से 229 सदस्य प्रांतों से और 70 सदस्य रियासतों से थे। अगस्त 1947 को जैसे ही भारत का विभाजन हुआ, हमने संविधान सभा की एक बार बैठक आयोजित की और स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के सदस्यों की जो प्रथम बैठक है वो 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के सदस्यों की जो बैठक हुई उसमें हैदराबाद रियासतों के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वो बंगाल से चुने गए थे, लेकिन चूंकि बंगाल का कुछ क्षेत्र जब पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी बंगाल का कुछ क्षेत्र जब पाकिस्तान में चला गया, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट से चुने गए और इसके लिए एम जयकर जी ने अपना त्यागपत्र दिया था। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार बनता है
कि संविधान सभा के जो कुल 389 सदस्य थे, उनमें से सबसे अधिक जो सदस्य थे वो संयुक्त प्रांत 55 सदस्य चुने गए थे संयुक्त प्रांत में से, और रियासतों में सबसे अधिक मैसूर 7 सदस्य से मैसूर से चुने गए। अब संविधान सभा की हम बैठक की बात करें, जब चुनाव हो गया तो सबसे पहले जो बैठक थी संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक, किसी भी बैठक के लिए उसकी अध्यक्षता होना जरूरी है, इसलिए इस प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और फ्रैंक एंथोनी अस्थायी उपाध्यक्ष बने। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होने के बाद 11 दिसंबर 1946 को पुनः संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने और H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब आया तो उसमें संविधान सभा की भूमिका में कुछ परिवर्तन हो गया। अभी तक चूंकि संविधान सभा का कार्य संविधान बनाने का था, लेकिन जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो इसके ऊपर कानून बनाने की जिम्मेदारी भी दे दी गई, क्योंकि उस समय कानून बनाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्थापिका या संसद नहीं थी। इसलिए अस्थायी रूप से तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए संविधान सभा को ही अस्थायी संसद के रूप में अनुमति प्रदान की गई। इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा को न केवल संविधान का निर्माण करना पड़ा, अपितु हमारे देश के कानून निर्माण की जिम्मेदारी भी संविधान सभा को प्रदान की गई। इस प्रकार संविधान सभा ने, जब तक हमारी स्थायी संसद का गठन नहीं हुआ तब तक अस्थायी संसद के रूप में भी इसने कार्य किया। तो ये अपना संविधान सभा का गठन का टॉपिक यहाँ पूर्ण होता है। तो हमने आज पूरी तरह चर्चा कर ली कि किस प्रकार संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में तिलक के स्वराज्य विधेयक से शुरू होती है और किस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात 299 संविधान सभा के सदस्य भारत में रह गए और इनके द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात न केवल भारत की संविधान का निर्माण किया गया, अपितु हम अस्थायी संसद के रूप में कार्य कर इन्होंने भारत के कानून बनाने की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाली। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।